नमस्कार साथियों, एग्जामो फाइल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक एमसीक्यू सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनकी कंप्लीट थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ रहे हैं। और इसी सीरीज में पिछले सेशन में हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, लेकिन अभी भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसे हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण का पार्ट 2। और आज का जो आपका पहला सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। साथियों, इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इसके लिए हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कहीं भी अगर चुनाव होता है तो चुनाव की दो पद्धतियां होती हैं, यानी चुनाव दो तरीके से किया जाता है। एक पद्धति ऐसी होती है जिसमें जो देश की जनता है वो स्वयं मतदान करती है। उदाहरण के लिए आपका लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, जब लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें आप लोग सांसद कहते हैं, तो जनता स्वयं वोट देती है। या फिर जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जिसे आप लोग विधानसभा का चुनाव कहते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों को आप लोग कहते हैं विधायक। तो जब सांसद या विधायक का चुनाव होता है तो जनता स्वयं वोट देती है, और इस पद्धति को कहते हैं प्रत्यक्ष तथा वयस्क मताधिकार पद्धति। इसके अलावा जो दूसरी पद्धति है, इसमें जनता स्वयं वोट नहीं देती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। कौन मतदान करता है? जनता के प्रतिनिधि अपना मतदान करते हैं। और जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं? यही जो लोकसभा के सांसद और विधायक जनता ने चुना हुआ है, यही लोग होते हैं जनता के प्रतिनिधि, और यही वोट देते हैं। उदाहरण के लिए आपका है, लोकसभा के सदस्य जाकर के राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा के लिए सांसद चुनते हैं, और आपका जो विधानसभा के विधायक हैं आपके, वो चुनते हैं विधान परिषद के सदस्य, और इन्हें भी विधायक ही कहा जाता है। इसके अलावा एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति, इनको भी जनता स्वयं वोट नहीं देती, बल्कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो चूंकि यहां पर जनता स्वयं वोट नहीं दे रही है, इसीलिए इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष तथा अवयस्क मताधिकार। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब जनता स्वयं वोट दे तो प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार, और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट दें तो अप्रत्यक्ष और अवयस्क मताधिकार। अब चलते हैं अपने पिछले प्रश्न पर। अब यहां पर थोड़ा सा आप संविधान सभा के बारे में समझिए। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 1946 को प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। उसके बाद इन्हीं प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, इन्हीं सदस्यों ने इन्हीं प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया था।
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो चूंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता ने सीधे तौर पर नहीं किया, बल्कि इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इन्हें चुना था, इसीलिए विधानसभा के सदस्य कैसे चुने गए? अप्रत्यक्ष और अवयस्क मताधिकार द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? यहां ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यह स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से और अवयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए थे, और यही यहां कहा जा रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यह स्टेटमेंट सही हो गई। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो आपने अभी पढ़ा कि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है कि वह बहुदलीय निकाय थी। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अलावा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भी अन्य दल थे। तो ये एक बहुदलीय निकाय थी। चौथी स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संविधान सभा है इसमें बहुत सारी समितियां थी। अगर छोटी बड़ी सबको मिला लिया जाए तो लगभग 22 समितियां थी, जिनके माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। तो आपका जो पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है ये सही है, और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, और हमें गलत वाली ही बतानी है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946। यहां पर भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, जुलाई में इलेक्शन हुआ, आप सभी जानते हैं। उसके बाद सितंबर में आपका जो है जुलाई में चुनाव हुआ, सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा का गठन हुआ। उसके बाद संविधान सभा का जब गठन हो गया, उसके ठीक 3 दिन बाद 9 दिसंबर को सभा की प्रथम बैठक करवाई गई, और उसके बाद 26 नवंबर को संविधान का जो निर्माण है, निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहां आप ध्यान दीजिए कि प्रथम बैठक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। समझ गए?
अच्छा, कई बार आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये 9 दिसंबर को जब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये जो है किस पद्धति पर बनाया गया, किस पद्धति के अंतर्गत बनाया गया? तो आप देखेंगे कि जो फ्रांस है, फ्रांस में एक परंपरा है, फ्रांस की परंपरा, इस परंपरा के अनुसार किसी भी सभा या समिति में जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, यानी कि सबसे वृद्ध जो सदस्य होता है, इसी सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और फ्रांस की इसी परंपरा के अंतर्गत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आपका जो ऑप्शन बी है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में आपको यहां पर बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि ये संविधान के निर्माता या फिर संविधान के पिता कहे जाते हैं। इसके अलावा जो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे कहते हैं प्रारूप समिति, उसके ये अध्यक्ष थे। बस यहां पर इसके अलावा आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको 3 चीजें जाननी है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले व सबसे लंबे कार्यकाल के शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहां पर जगह नहीं है तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं स्वतंत्र भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे कार्यकाल के शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? यहां आप ध्यान देंगे कि संविधान सभा द्वारा कब एक प्रस्ताव पारित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आप यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रस्ताव के बारे में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में प्रस्ताव पारित किया गया था या प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेश किया था। पर यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब प्रस्ताव पेश किया गया या प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको यहां भारत के संदर्भ में बताना है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि 13 दिसंबर की जो तारीख है, 13 दिसंबर 1946, इसी तारीख को जो पंडित नेहरू हैं, इन्होंने संविधान के पटल पर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो ये एक ऐसा प्रपत्र था जिसमें संविधान निर्माण तथा संविधान के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था। यानी कहा जाए तो इसमें 2 मुख्य बातों पर फोकस किया गया था। सबसे पहले कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, और दूसरी चीज
संविधान की प्रकृति कैसी होगी, यानी संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं। इन दो बातों पर इस उद्देश्य प्रस्ताव में जिक्र किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। और चूंकि इसी प्रस्ताव में यह कहा गया था कि हम संविधान का निर्माण करेंगे और संविधान की प्रकृति कैसी होगी, इसलिए यह माना जाता है कि 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा ने संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए। तो इसका जवाब आप देंगे 211 सदस्य। इसके अलावा 289 और 296 ऑप्शन क्या है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो 289 थे और इन 289 सदस्यों में 296 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश भारत से थे, यानी इन्हीं 296 सदस्यों का चुनाव होना था। इनके अलावा जो 93 सदस्य थे वो आपके देसी रियासत के थे। अब चलते हैं आगे। आज का जो 16वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कुल कितने अधिवेशन हुए, इसका जवाब ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 12 अधिवेशन। अब थोड़ा सा यहां पर कहानी को समझ लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि जुलाई में चुनाव संपन्न हुआ, 1 जुलाई को चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद जो प्रथम अधिवेशन था ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद आपका जो 11वां अधिवेशन था, 11वां अधिवेशन ये हुआ आपका 26 नवंबर 1900 और इस 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर संविधान का जो निर्माण है वो पूर्ण हो गया। यानी 11 अधिवेशन में संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई थी और इसी दिन संविधान को अपना भी लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। उसके बाद करवाया गया 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन हुआ आपका किस दिन, 12वां अधिवेशन होता है आपका 24 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हुआ क्या कि सबसे पहले तो इन्होंने, जितने भी सदस्य थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और जो दूसरा काम किया गया वो ये था कि संविधान की जो सभा है उसको भंग कर दिया गया। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 1947 के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पुनर्गठन के बाद जो संविधान के सदस्य थे संविधान सभा के वो थे 299। इन 299 में से 70 जो है आपके देसी रियासत वाले थे और 229 जो है वो ब्रिटिश भारत से थे। पुनर्गठन का मतलब है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब भारत में कितने सदस्य बचे थे संविधान सभा के, समझ गए। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव में कांग्रेस दल के कितने सदस्यों ने जीत हासिल की।
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 208 सदस्य। आप जानते हैं कि जो कुल सदस्य जिन पर चुनाव होना था उनकी संख्या थी 296, और इन 296 में से 208 सदस्य ये आपके टोटल सदस्य थे जिन पर चुनाव होना था। 208 सदस्य आपके जो हैं वो कांग्रेस के थे, और 73 सदस्य जो थे वो आपके मुस्लिम लीग के थे, और 15 सीटों पर अन्य पार्टी के सदस्यों को जीत मिली थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों में कितनी महिलाएं शामिल थी। तो अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो ये थी टोटल 15 महिलाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया। तो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।